नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। ये मेरा पहला वीडियो है टारगेटिंग आरबीआई ग्रेड बी 2025 के लिए हम लोग कैंपेन आज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा लर्निंग्स क्या रहा है 2024 में। 2024 का जो एग्जामिनेशन हुआ है उससे जो भी हमारा लर्निंग्स रहा है वो हमारा बेस बनेगा फॉर द प्लानिंग ऑफ 2025 में हमारा एग्जामिनेशन आरबीआई ग्रेड बी का जो होने वाला है, हाँ होने वाला है, ठीक है। आप रूमर्स में मत पढ़िएगा, एग्जामिनेशन तो होने वाला है। तो उस एग्जामिनेशन को किस तरह से हम लोग एक्सेल कर सकते हैं, हमारा प्लान क्या रहेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2024 के लिए जो मैंने प्लान बनाया था, जो स्ट्रेटजी मैंने बताया था, वो सारा स्ट्रेटजी कट टू कट एकदम क्लियर सही साबित हुआ। ठीक है, एग्जामिनेशन में वो सवाल देखने को मिला, मैंने जाकर के देखा है। और बहुत सारे लोगों को अगर ऐसा लगता है कि वो चीज सही साबित नहीं हुआ तो मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा। ठीक है, सबसे बड़ा मेरा स्ट्रेटजी जो काम किया है वो है जीए मिसलेनियस वाला प्रेडिक्ट करना। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जीए मिसलेनियस से सवाल आएगा 30 से 35 नंबर का। बहुत सारे टीचर और इनफैक्ट सारे टीचर ने कहा था कि ऐसा सवाल नहीं हो सकता है, ऐसा आ नहीं सकता है। बहुत सारे बच्चे ने भी कहा था ऐसा नहीं आएगा, और ऐसा ही आया। मेरा जो कहना था वो सच हो गया। ये सबसे बड़ा मेरा क्या आपको कह सकते हैं अचीवमेंट है। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे स्ट्रेटजी बताया था, बहुत सारा, क्वांट्स को लेकर के, रीजनिंग को लेकर के, इंग्लिश को लेकर के, ठीक है, फिर मैनेजमेंट को लेकर के, एथिक्स को लेकर के, सारा का सारा सही साबित हुआ स्ट्रेटजी। इसके बावजूद स्ट्रेटजी में मेरा 1% भी गलत नहीं हुआ है। अब मैंने काफी आपको पढ़ाया भी था, काफी प्रिपरेशन कराया था, कम समय में मैंने काफी प्रिपरेशन आपको कराया था, वहां से भी काफी सवाल देखने को मिला। ठीक है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे जब प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वहां पर डिस्कस करेंगे। यहां पर हम लोग बात करने वाले कि हम लोगों ने क्या सीखा और सीख करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं 2025 के लिए। ये वीडियो वो लोग देखें जो कि मेरे मेंटरशिप के अंदर आते हैं, या फिर जो मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं। जो मेरे साथ जुड़े नहीं भी रहना चाहते हैं उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि जो मेरा लर्निंग्स है इससे आपको काफी फायदा होगा, जिससे कि आप अपना प्लान बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो को आप स्किप मत करना, ध्यान से देखना। ये वीडियो का जो लर्निंग्स है कैसे लेकर के आ रहा हूं, और मेरा लर्निंग्स ज्यादा आपको क्यों वैल्यू करेगा रादर देन किसी और का जजमेंट या किसी और का ऑब्जर्वेशन। देखिए, एक तो मैंने पिछला साल पूरा आपको पढ़ाया है। जो मैंने पढ़ाया था वो मैंने एनालिसिस के ऊपर पढ़ाया था। 2018 से मैंने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है, लेकिन 2018-19 तो उतना सही मायने में पेपर नहीं है, क्योंकि 2021 में हमारा जो पैटर्न बदल गया था। 2021, 2022 और 2023 का पेपर एनालिसिस करके डीपली एनालिसिस किया था मैंने पेपर। ठीक है, डीपली एनालिसिस करके मैंने बहुत सारा प्रेडिक्शन किया था जो कि सच हो गया। ठीक है, और मैंने काफी सारा आपको स्ट्रेटजी दिया था, वो सच हो गया। आपको काफी पढ़ाया था, वो भी, वहां से भी एग्जामिनेशन में सवाल देखने को मिला। प्लस ये जितना भी मैं काम कर रहा हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। एक ही एग्जाम को मैंने टारगेट किया है। मेरा पूरा चैनल जो है वो आरबीआई ग्रेड बी से फोकस्ड है। मैंने नाबार्ड का तैयारी नहीं किया है, सेबी का तैयारी नहीं किया है, तो मैं आपको डीपली कह सकता हूं कि क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है या फिर क्या सोच है एग्जामिनर का, वो सब मैं आपको बता सकता हूं। इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे तभी टाइम का कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको, फिर भी ठीक है। मेरा क्या ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए, क्या है, और आपको क्यों सुनना चाहिए मुझे, ये भी बात कर लेते हैं ना। सबसे पहले तो आप मुझे क्यों सुने, वाई लिसन टू मी केयरफुली। आपको सुनना क्यों है मुझे, क्योंकि मैंने लास्ट 3 ईयर का क्वेश्चन एनालाइज किया है। एटलीस्ट मैंने 5 साल का किया है ऐसे तो, लेकिन लास्ट 3 ईयर का रेलेवेंट होता है, इसलिए लास्ट 3 ईयर का मैंने क्वेश्चन एनालाइज किया था, और 2024 का भी मैं करने वाला हूँ। ठीक है, इस बार मैंने काफी लोगों को प्रिपेयर कराया है, खुद भी मैंने थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया था, ज्यादा नहीं कर पाया था लेकिन थोड़ा बहुत किया था। क्वेश्चन पे मैंने जाकर के देखा है सामने से, तो एग्जामिनेशन का जो माहौल है उसको मैंने सामने से फील किया है, ताकि मैं आपको एकदम सटीक स्ट्रेटजी बता पाऊं कि कब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बेस्ट एडवाइस दे सकता हूं, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, मैंने काफी ऑब्जर्व किया है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही मैंने प्रिडिक्ट किया था, तभी तो सच हो गया। अभी मैं ऑब्जर्वेशन के बेस पे ही आपको चीजों को समझा रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, देखिए, एक फोकस मैंने रखा है कि जो भी फेज 1 में पास किए हैं बच्चे, उन लोगों से मैंने फीडबैक लिया है, सिर्फ फीडबैक ही लेता हूं, उनका प्लान पर मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूं। आप भी मत लगाइए। जो भी स्टूडेंट्स ये फीडबैक देते हैं, या भी जो स्टूडेंट्स है जो कि यूट्यूब में आकर बोलते हैं कि मैंने आरबीआई ग्रेड बी 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1 लाया हूं, तो मैं किस तरह से लाया, वो अपना स्ट्रेटजी बताता है, तो वो स्ट्रेटजी को आप कॉपी कर लेते हैं, तो यहां पर आप फंस जाते हैं। किसी भी ऑल इंडिया रैंक 1 का आप स्ट्रेटजी को फॉलो मत करिए। बहुत बड़ा क्लेम किया मैंने, किया ना, अभी मैं बताता हूं प्रूफ क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूं आपको, ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए।
सपोज अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं ऑल इंडिया रैंक 2023 का, ठीक है, और 22 का भी करूंगा, क्योंकि वो लोग जो है वो काफी मतलब थोड़ा बहुत गाइड कर रहे हैं लोगों को, तो आई अप्रिशिएट दोस्त कि बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप समझिए, ठीक है, आपको गाइडेंस कहां से लेना है नहीं लेना है वो आप समझिए, ठीक है। ये देखिए आरबीआई ग्रेड बी टॉपर का बात कर रहा हूं मैं, ऑल इंडिया रैंक 1, ये क्या हो रहा है, ऑल इंडिया रैंक 1 ऑफ 2023, ठीक है। इसके बाद ऑल इंडिया रैंक 1 2024, ऑल इंडिया रैंक 2021, सॉरी 2022। यहां से आपको लगेगा कि यार ये लोग कितना अच्छा बता रहा है, ये जो बता रहा है ये अगर फॉलो कर लिया जाए तो हम तो एग्जामिनेशन क्रैक कर लेंगे, हर बार एग्जामिनेशन क्रैक होगा। नहीं होगा। क्यों? देखिए हम लोग जानते हैं कि आरबीआई जो है अपना एग्जामिनेशन पैटर्न हर बार चेंज करते रहता है, हर बार वो अनएक्सपेक्टेड रहना चाहता है। तो आरबीआई जो है 2024 का बात कर रहा हूं, 2024 में पेपर किस तरह से बनाया था मालूम? पेपर बनाया था फेवरेबल टू बैंकिंग स्टूडेंट्स, जो बैंकिंग मेंस का तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये पेपर काफी आसान हुआ होगा, काफी आसान हुआ होगा। और इस बार जो है एग्जामिनेशन वही लोग क्रैक भी करेंगे, तो वही लोग ऑल रैंक 1 भी बनेंगे, और वो लोग आपको क्या बताएंगे कि बैंकिंग का मेंस करो या फिर बैंकिंग का तैयारी करो, जीए में बैंकिंग जैसे तैयारी करते हैं वैसे करो, ठीक है, आप सुन लेंगे। लेकिन अगले बार आरबीआई क्या करेगा, 2025 में क्या करेगा आरबीआई, फिर से पैटर्न चेंज कर देगा। अब यहां पर सवाल आपसे पूछ लेगा कैट लेवल का, समझे? तो 2025 का जो टॉपर रहेगा, 2025 का जो ऑल रैंक 1 रहेगा, वो बोलेगा कि देखो भाई आरबीआई क्या करना है ना, तो कैट का लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करो, हो जाएगा तुम्हारा। अगले बार एग्जामिनेशन लेगा आरबीआई 2026 में, तो आरबीआई क्या करेगा, क्वेश्चन इजी कर देगा, पूरा पेपर इजी कर देगा आरबीआई का, और कट ऑफ भाग जाएगा, ठीक है। तो जो आपने कैट लेवल का तैयारी किया था बेकार हो गया, ठीक है। अब कौन बच्चा पास करेगा? वो बच्चा पास करेगा जो प्रीलिम्स का तैयारी बहुत अच्छा से करता है, बैंकिंग प्रीलिम्स का, ठीक है। अब अगला बार ये ऑल इंडिया रैंक 1 लाएगा तो ये बोलेगा कि यार तुम लोग जो है ना बैंकिंग और प्रीलिम्स का तैयारी करो, वहां से सवाल आता है, समझे? तो आपको इस तरीके से अलग अलग मिलता रहेगा इंफॉर्मेशन, जो कि आपको गर्त में ले जाएगा, आपको डुबाएगा, क्योंकि ये लोग जो है ये पिछले क्वेश्चन का, पिछले सालों का क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं किया है, ट्रेंड एनालिसिस नहीं किया है, समझे? गौर करिएगा। लेकिन आपको करना चाहिए, अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक न एक टॉपर दिखेगा इस बार का, जो बोलेगा कि पीआईबी पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिएगा क्यों? क्योंकि इस बार पीआईबी सवाल नहीं देखने को मिला, तो उसको लगता है कि अगले बार भी नहीं मिलेगा। नहीं, अगले बार मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई चाहता है कि अनएक्सपेक्टेड रहे, है ना? इसीलिए ध्यान दीजिएगा इस बात को, सबका बात नहीं सुनना है। और स्पेशली जो भी एग्जामिनेशन पास कर रहे हैं उनसे आप इंस्पिरेशन लीजिए, ठीक है। उनका मेथड को कॉपी मत करिए, ठीक है। देखिए वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका अच्छा काम से कहीं आपका गड़बड़ हो गया, अब तो अच्छा चीज नहीं है, ये तो सही नहीं है गाइस, ठीक है। चलिए ऑब्जर्वेशन पे बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन पे वीडियो है, अभी तक स्टार्ट ही नहीं कर पाए, है ना? चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं अभी कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्या रहा है। देखिए आरबीआई हमेशा चाहता है कि वो अनएक्सपेक्टेड बना रहे, आरबीआई ट्राइज टू बी अनएक्सपेक्टेड, वो हमेशा चाहता है कि वो अनएक्सपेक्टेड बना रहे। इसका प्रूफ मैं देता हूं कि क्यों वो चाहता है, ये इसका क्या प्रूफ है। इसका प्रूफ ये है कि 2023 में पीआईबी से सवाल देखने को मिले थे मैक्सिमम, आरबीआई सर्कुलर से सवाल देखने को मिले थे मैक्सिमम, तो बच्चा जो है वहीं से तैयारी करके गया था, और ये ऑब्वियस बन गया था कि आरबीआई जो है वो पीआईबी से सवाल पूछता है, आरबीआई जो है आरबीआई सर्कुलर से सवाल पूछता है, ये ऑब्वियस बन गया था। इसीलिए इस बार जो है 2024 में ना के बराबर सवाल पूछा गया पीआईबी से और आरबीआई सर्कुलर से। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस से बन गया था ना। अगर ऑब्वियस बन गया था सभी लोग जाकर के कट ऑफ हाई कर देते। आरबीआई ये तो नहीं चाहता है, ठीक है। आरबीआई कोई बैंक का एग्जामिनेशन तो नहीं करा रहा है, आरबीआई है भाई, ठीक है। तो वो इतना जल्दी से प्रिडिक्ट नहीं कराना चाहेगा। अब जो भी पीआईबी और आरबीआई सर्कुलर लेकर के पागल थे वो जाकर के वहां पर खुश हो गए, टाइटिस। तो यहाँ पर क्या चाहता है आरबीआई? आरबीआई चाहता है कि वो अनएक्सपेक्टेड रहे, लेस वैकेंसी। इस बार का वैकेंसी कम होने से आपने क्या जाना? क्या आपने ये जान लिया कि अगली बार एग्जामिनेशन नहीं होगा? गलत जाना, अगली बार एग्जामिनेशन होगा और वहां हो सकता है वैकेंसी ज्यादा रहे। तो इस बार वैकेंसी कम क्यों था? इस बार वैकेंसी इसीलिए कम था क्योंकि आरबीआई चाहता है कि वो अनएक्सपेक्टेड रहे। अब अगली बार जो है मैक्सिमम बच्चा जो छट जाएगा, तो आरबीआई के लिए आसान हुआ ना सिलेक्शन करना। ये समझिए, अगले बार आप 300 दे देगा, फिर अगले बार 250 दे देगा, फिर अगले बार हो सकता है कि सिर्फ 50 ही दे दे, समझे? तो इस तरीके से आरबीआई अनएक्सपेक्टेंसी मेंटेन करना चाहता है, वो करा भी इस बार, ठीक है।
और इस कम वैकेंसी को देख करके काफी सारे स्टूडेंट तो निकल गए, एग्जामिनेशन भी नहीं दिए। ठीक है, जहां पर 1.5 लाख पौने 2 लाख एग्जामिनेशन देते थे, इस बार 1 लाख हो गया था सीधा, या शायद 80,000 ही हो गया था, शायद 1 लाख हो गया था। तो सोचिए, इसके बाद पैटर्न बदल दिया था फेज 1 जीए का। पिछले बार फेज 1 जीए का पैटर्न बदला, इस बार फिर से बदल दिया। पिछले बार क्या किया था, आरसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा था और फिर आपको उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा था। इस बार क्या किया, 1 लाइनर 2 लाइनर 3 लाइनर इतना में ही आपको सलटा दिया, पैटर्न बदल दिया। ठीक है, इसके बाद एथिक्स में फोकस किया। पिछले बार या फिर उससे पिछले बार एथिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता था, इस बार एथिक्स पे काफी ज्यादा क्वेश्चन मिला ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन अक्सर पूछा नहीं जाता था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव में स्टैटिक क्वेश्चन पूछा गया। तो वो चाहता है कि आरबीआई चाहता है कि वो अनएक्सपेक्टेड रहे, और वो अनएक्सपेक्टेंसी मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर रहा है। ठीक है, यही कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है, और मजे वाली बात ये है कि ये हर बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था अपने स्ट्रेटजी में। आपको बताया था कि जीए मिसलेनियस से सवाल बहुत सारे मिलेंगे और आ भी गए। वैकेंसी कम है, इसके बारे में तो नहीं बताया था मैंने। ठीक है, फेज 1 जीए का पैटर्न बदलने वाला है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। कुछ लोगों को बताया था, सबको नहीं बताया था। ठीक है, एथिक्स और स्टैटिक क्वेश्चन, एथिक्स से ज्यादा सवाल देखने को मिलेंगे, ये बताया था मैंने फेज 1 के बाद। और स्टैटिक क्वेश्चन से बनेंगे, ये तो बहुत पहले से बता रहा हूँ कि काफी समय से स्टैटिक सवाल नहीं पूछ रहा है, तो वो एक्सपेक्टेड बन गया है कि स्टैटिक पूछता ही नहीं है, तो अब पूछेगा वो, अब पूछा भी। ठीक है, तो क्या अगर आरबीआई हमेशा अनएक्सपेक्टेड रहेगा तो क्या हम लोग कभी पास नहीं कर सकते? नहीं, पास कर सकते हैं। आरबीआई का कुछ वीकनेस भी है। आरबीआई का क्या वीकनेस है समझते हैं। आरबीआई का वीकनेस भी है। क्या क्या वीकनेस है आरबीआई का? आरबीआई का वीकनेस है रीजनिंग के अंदर क्रिटिकल रीजनिंग, आरबीआई सर्कुलर और आरबीआई नोटिफिकेशन। आरबीआई नोटिफिकेशन जो है, जब नोटिफिकेशन जारी करता है वो 2 महीने पहले, वो नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। जॉब नोटिफिकेशन जो आता है, वहां पर सिलेबस दिया रहता है, वहां से बाहर वो सवाल पूछ नहीं सकता है। आप रिपोर्ट देख लो, ठीक है, उसके बाद फिर जो भी वहां पर बताया गया है वहां से सवाल देखने को मिलेगा ही नहीं बाहर। तो ये उसका एक कमजोरी है। तो आप नोटिफिकेशन को आप रट लो, उसके बेस पे आप प्लान बनाओ, आपका काम में करेगा। आरबीआई सर्कुलर, कुछ आरबीआई सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एफएक्यू में जो आरबीआई सर्कुलर आता है वो मोर देन इंपॉर्टेंट है, समझे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहां से सवाल देखने को मिलता है। क्रिटिकल रीजनिंग, यहां से सवाल देखने को मिलता है। क्रिटिकल रीजनिंग से सवाल बाहर नहीं कर सकता है। रीजनिंग के अंदर ना वो हो सकता है कि अगले बार सिलोगिज्म ना पूछे, क्योंकि लगातार पूछ रहा है, हो सकता है अगले बार ना पूछे। ठीक है, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग 10 साल से पूछ रहा होगा, 11 साल से पूछ रहा होगा, फिर भी पूछेगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो हटा नहीं सकता है, पूछेगा ही। क्रिटिकल रीजनिंग क्योंकि कोई नहीं जवाब दे पाता है, वो सवाल हर बार पूछेगा। आप जवाब देने सीख गए, काम बन गया आपका। 1 साल तक लगे रहिए क्रिटिकल रीजनिंग में, डेली 4 सवाल सॉल्व करिए। क्रिटिकल रीजनिंग अगर स्ट्रॉन्ग हो गया आपका, 9 से 10 नंबर आपका रीजनिंग में कहीं नहीं गया। 5 मिनट के अंदर आप उतना स्कोर कर लीजिएगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 9 से 10 नंबर रीजनिंग के अंदर 5 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने अच्छे से किया तैयारी। सिंपल है। ठीक है, इसके बाद आरबीआई लफ्ज सेबी का काफी सारा क्वेश्चन आपको आरबीआई में देखने को मिलता है, हर साल देखने को मिलता है, इस साल भी देखने को मिला। फेज 2 में मेरा काफी प्रोडिक्शन सही नहीं हुआ, क्योंकि किसी का भी नहीं हुआ था, मेरा भी सही नहीं हुआ। ठीक है, वही बात है। अगर मान लीजिए कि वो चाहेगा कि कोई प्रोडिक्शन से एकदम बिल्कुल जुदा रहे सवाल, तो वैसा सवाल डाला है, लेकिन वैसा सवाल से सिलेक्शन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, वो फालतू का सवाल है। मतलब ये कह लीजिए कि जो 100 नंबर का पेपर होता था, 5 को अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछा, ऐसा सवाल पूछा कि कोई जवाब नहीं दे सकता है, तो वो जो पेपर बना वो 70 नंबर का पेपर बन गया। 100 नंबर का पेपर रहा नहीं, 70 नंबर का पेपर बन गया। अब 70 नंबर के अंदर कौन अच्छा स्कोर करेगा, वही पास करेगा, समझे। तो एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए किसी को क्या करना चाहिए, ठीक है, समझते हैं क्या करना चाहिए। अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक्सपेक्टेड क्या है, जो एक्सपेक्टेशन है उस बेस पे तैयारी स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो एक्सपेक्टेशन जो है वो समझना चाहिए कि क्या एक्सपेक्टेशन है। कि आरबीआई सवाल पूछता है, आरबीआई सर्कुलर से सवाल पूछता है, सर्कुलर करके जाना पड़ेगा। ठीक है, पीआईबी सवाल पूछता है तो पीआईबी करके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये है आपका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं। साथ में आप अनएक्सपेक्टेड चीजों को लेकर के भी आप तैयारी करिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्वांट्स को लेकर के मेंस का सवाल पूछा जा रहा है, हार्ड और डिफिकल्ट सवाल देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि अगली बार इजी सवाल देखने को मिले। इंग्लिश में बहुत इजी सवाल देखने को मिलता है, हो सकता है अगली बार इंग्लिश टफ कर दे। ये अनएक्सपेक्टेड चीजों को ध्यान में रख करके तैयारी करिएगा। कितना मंथ का तैयारी करना चाहिए? फेज 2 के लिए 5 मंथ का तैयारी करना चाहिए, फेज 1 में 3 मंथ का तैयारी करना चाहिए। ठीक है, जैसे इस बार फेज 2 हुआ अक्टूबर में, तो 5 मंथ ले लीजिए सब पीछे, तो मई से आता है,
तो मई से आप फेज 1 भी पढ़िए, फेज 2 भी पढ़िए, आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा, क्योंकि सारा जो क्वेश्चन है यहीं से बनेगा, यहीं से बनता है। ठीक है, फेज 1 के लिए लास्ट 3 मंथ और फेज 2 के लिए लास्ट 5 मंथ। ठीक है, तो आप मई से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, जब फेज 2 होने वाला है वहां से 5 मंथ काउंट कर लीजिए और वहां से आप सारा न्यूज को देखिए। इस बार के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 5 महीना से ही आया सवाल। अब देखिए, जो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, मैं एनालिसिस देता हूँ, तो आपको एनालिसिस के ऊपर जाना चाहिए या फिर अपना गट फीलिंग के साथ जाना चाहिए। तो गट फीलिंग के हिसाब से आप नहीं जाइए, आप जाइए एनालिसिस के ऊपर। 75% आपको एनालिसिस पे जाना है, और गट कभी कभी आपको हो गया तो चलो ठीक है, जैसे कि अभी आपको लग रहा है कि यार, हमको भी ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश जो है वो अगली बार टफ कर देगा, ठीक है, और क्वांट जो है वो अगली बार इजी कर देगा, तो आपको अभी से तैयारी करना चाहिए क्वांट्स का इजी भी और क्वांट्स का डिफिकल्ट भी। तो इससे क्या मतलब हुआ, ये मेरा गट फीलिंग है, इसको भी हम मायने रख रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आरबीआई अनएक्सपेक्टेड सवाल भी पूछता है, इसीलिए गट को भी मैंने मायने रखा है। एनालिसिस को मेन मायने रखना है, क्योंकि एनालिसिस जो है वो सच बोलता है, ये जो है झूठ बोल सकता है, एनालिसिस कभी झूठ नहीं बोलता, ये हमेशा सच बोलता है। इसके बाद जो भी सिचुएशन को लेकर अडैप्ट कर लेगा वही एग्जामिनेशन को क्रैक करेगा अगली बार। इस बार भी इनका कैसे, देखो एग्जामिनेशन जब होगा, आपका कितना भी तैयारी हो, कुछ सवाल जो है वो देखने को मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ठीक है, और कुछ सवाल जो है वो आपको आता ही नहीं होगा, तो सिचुएशन को किस तरह से आप हैंडल करेंगे, वहां पर अडैप्ट करेंगे, वही आपका काम बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस बार जो है आपने 1 लाइनर किया तैयारी और वहां मिल गया आपको 10 लाइनर, 10 लाइनर, तो आपको अडैप्ट करना होगा तुरंत सिचुएशन को लेकर के, तुरंत आपको टाइमली उसको मैनेज करना पड़ेगा। सिचुएशन को लेकर अडैप्ट करेगा, वो एग्जामिनेशन क्रैक करेगा अगली बार। ठीक है, इसके बाद कि आप डिस्ट्रैक्शन में मत फंसिए, अभी आपको काफी डिस्ट्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, आपको बोला जाएगा कि आरबीआई तैयारी नहीं होने वाला है तो बैंक का तैयारी कर लो। ठीक है, इस चक्कर में आप मत फंसिएगा। आपको बोला जाएगा कि आप नाबार्ड का तैयारी कर लो क्योंकि आरबीआई तो नहीं आने वाला है। ठीक है, ये सब आप चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, या फिर आप जैसे अभी करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा गड़बड़ है। अभी आप करंट अफेयर लेकर बैठे हैं जिसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता है, समझे, अभी आप फालतू का करंट अफेयर्स कर रहे हैं, फालतू का, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये बात मैंने पिछले वाले स्टूडेंट्स को भी बोला था, जनवरी से लोग पढ़ रहे हैं, जनवरी से। अरे भाई, जनवरी से सवाल पूछेगा ही नहीं पूछेगा, क्यों पढ़ाई कर रहे हो जनवरी का, लोग जनवरी से करंट अफेयर्स कर रहे हैं, और ये करंट अफेयर्स करने के चक्कर में क्वांट जो है उसको त्याग दिए, सेक्रीफाइस कर दिए, रीजनिंग सेक्रीफाइस कर दिए, और बाद में जून जुलाई में रोने लगे कि क्वांट कैसे करेंगे अब, रीजनिंग कैसे करेंगे अब। तो अब मत करो ना, क्वांट रीजनिंग अभी कर लो, और जो करंट अफेयर्स उसको बाद में करो, समझे, करंट अफेयर्स को बाद में करना है। ठीक है, कब स्टार्ट करना चाहिए, कब सेफ रहेगा करंट अफेयर्स स्टार्ट करना, फरवरी में आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब मैं तो आपको मार्च में कराऊंगा, तो आप फरवरी से स्टार्ट कर दीजिए, मैं आपको मार्च में कराऊंगा, मार्च, अप्रैल, मई, इनफ है। ठीक है, अभी से मत करिए, फालतू होगा, अभी टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप क्वांट्स पे फोकस करिए, रीजनिंग पे फोकस करिए। ठीक है, और इंग्लिश के लिए आप ट्यूटोरियल देखते रहिए। ठीक है, तो ये सब का वीडियो तो मैं अलग से लेके आऊंगा, सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि इस पे भी थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस जरूरत होता है, नहीं तो यही वीडियो बढ़ जाएगा, है ना। इसके बाद आखिरी में बात कहना चाहता हूं कि आप होप हारिएगा नहीं। ठीक है, होप हारिएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुनने को मिलेंगे यहाँ पर, अभी बोलेंगे कि यार आरबीआई में ऐसा सवाल पूछता है ना, फेज 2 में ऐसा सवाल पूछा है कि कोई पढ़ाया ही नहीं था। तो अगर कोई नहीं पढ़ाया होगा, कोई पढ़ा ही नहीं होगा, तो वो तो आपका कंपटीशन से ही बाहर चला गया ना वो क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर वो क्वेश्चन पे आप कुछ भी नहीं कह सकते, वो क्वेश्चन सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि 100 नंबर को वो 70 नंबर करना चाहता था। अब 70 नंबर में कॉम्पिटिशन होगा, उसका 60 नंबर कॉम्पिटिशन होगा, समझे। तो सर लॉजिक का इस्तेमाल करिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, और फिर आप दिमाग लगाइए। ठीक है, यही मेरा ऑब्जर्वेशन था, आई होप ये समझ पाए। अगर समरी देखा जाए तो मेरा ये वीडियो का समरी सिंपल यही है कि आरबीआई जो है वो अनएक्सपेक्टेड रहना चाहता है, तो हम लोगों को भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तैयारी करना चाहिए, साथ में अनएक्सपेक्टेड चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कितना मंथ का पढ़ाई करना चाहिए करंट अफेयर्स को लेकर के, तो फेज 2 जब होने वाला है वहां से 5 मंथ से स्टार्ट कर देना चाहिए आपको तैयारी। अगले बार एग्जामिनेशन होने वाला है, हाँ होने वाला है, स्टैटिक भी देखना है और हम लोगों को देखना है करंट अफेयर्स भी, दोनों देखना है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग को करंट अफेयर्स छूना नहीं है, अभी स्टैटिक करना है या फिर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश करना है। आरबीआई कहां से सवाल पूछेगा ही पूछेगा, कुछ भी करके वो वहां से नहीं हट सकता है। क्रिटिकल रीजनिंग वहां सवाल पूछेगा ही, आरबीआई सर्कुलर वहां सवाल पूछेगा ही, आरबीआई का जो नोटिफिकेशन आता है वहां पर बहुत सारी चीज वो बताया हुआ है, इनबाउंड रिपोर्ट्स बताया है, ठीक है, इनबाउंड टॉपिक्स बताया गया है, तो वहां से सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है,
ये हमारा ओवरऑल लर्निंग्स रहा है, ओवरऑल प्लान भी रहा है। इसको देख करके आप प्लान बना सकते हैं आगे का। मेरा क्या प्लान है, आगे मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड कराने वाला हूं इस यूट्यूब चैनल के अंदर, ठीक है, वो मैं बता देना चाहता हूं। तो क्वांट्स काफी डिफिकल्ट लग रहा है कि लोगों को, तो क्वांट्स मैं आपको पूरा कवर कराने वाला हूं, आप ठीक है, A to Z मैं आपको कराने वाला हूं क्वांट्स, ठीक है, ये फ्री में कराने वाला हूं, यूट्यूब में कराने वाला हूं, ठीक है। रीजनिंग शायद नहीं करा पाऊं तो क्रिटिकल रीजनिंग में शायद कराऊंगा आपको, ठीक है, रीजनिंग का क्रिटिकल रीजनिंग में आपको शायद कराऊंगा, क्रिटिकल रीजनिंग आपका हो जाएगा। तो क्वांट्स हो गया, रीजनिंग हो गया। अब फाइनेंस का जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो मैं आपको कवर कराऊंगा, फाइनेंस का स्टैटिक, ठीक है। उसके बाद फिर ESI का स्टैटिक कवर कराऊंगा, कुछ ESI का स्टैटिक बचा हुआ है, कुछ चैप्टर तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, कुछ बचा हुआ है, उसको मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, उसको भी देखेंगे। ये सब तो क्या फ्री में मैं डालने वाला हूँ। इसके लिए जो है आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, काफी फायदा पहुंचेगा। और बाद में आपका टाइम आने पे PI भी कवर कराने वाला हूँ, RBI सर्कुलर भी कवर कराऊंगा, ठीक है। इस बार मैं ध्यान दूंगा, इस बार भी मैंने ध्यान दिया है, अगले बार भी ध्यान दूंगा। तो ये सब तो हो गया हमारा फ्यूचर में हम क्या क्या करने वाले हैं। अभी मेंटरशिप वाले बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, मेंटरशिप जो है अभी आप खरीद सकते हैं, ऑफर प्राइस अभी चल रहा है। अभी इसका दाम जो है 6500 है, ये दाम बढ़ने वाला है, ये दाम बढ़ के हो जाएगा 9000, ठीक है। अभी 6500 है, आप ले सकते हैं। कब तक है 6500? ये 25 अक्टूबर तक है, क्योंकि 25 अक्टूबर में मेरा बर्थडे है, तब तक मैं इसको रख रहा हूँ। उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं मेंटरशिप के अंदर पूरा एकदम भीड़ इकट्ठा करूँ, वो मैं नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं प्राइस इसका हाई कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। काफी कुछ होगा इसके अंदर, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। प्रीमियम स्ट्रेटजी है, कुछ PDF है जो मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है, कुछ PDF भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो काफी आपको यहाँ पर फायदा मिलने वाला है मेंटरशिप का, ठीक है। तो अगर आप मेंटरशिप शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जो मेंटरशिप वाले बच्चे हैं, इन लोगों के साथ तो मैंने बहुत सारा मीटिंग करता हूँ, मैं हर 7 डेज में मीटिंग होता है हमारा, ठीक है। पर्सनल मेंटरशिप भी होता है, मैं बात करता हूँ फोन में, तो काफी कुछ है यार, ठीक है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा, यहाँ पर मैं इसको नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आई होप आपको समझ में आया हो और इससे आपको फायदा पहुंचा हो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।